अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज कुछ मैंने ऐसी खबरें पढ़ी कि मुझे इतना शौक लगा कि आप समझेंगे जैसे मैं रोटी नहीं खा सका, रोटी की बजाय बल्कि मैंने कोई डबल रोटी खा ली है। लेकिन ये है कि खबरें जो है ना वो वाकई बड़ी शॉकिंग किस्म की थी। वो मैं एक पहले भी एक फ्रेज़ बोलता हूँ बाज़ बात के सम टाइम द रियलिटी आर द स्टोरीज़ आर स्ट्रेंजर दैन फिक्शंस, कि जो एक रियल टाइम स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि वो अफसाने भी शायद ऐसे ना बने हों कि जिस तरह रियल टाइम स्टोरीज़ आती हैं। आज एक स्टोरी आई है ईरान के हवाले से, और ये ईरान के साबिक़ सदर के हवाले से है, अहमदी निजाद। अहमदी निजाद के बारे में एक तासर था कि अहमदी निजाद एक बहुत ज़्यादा अमरीका मुखालिफ, बहुत ज़्यादा यहूदी मुखालिफ, बल्कि जो एक हॉलोकॉस्ट है जो जिसमें जो हिटलर ने जो यहूदी कत्ल किए थे, कोई वो कहते हैं कोई 60 लाख यहूदी कत्ल हुए थे, वो उसको भी तस्लीम नहीं करता। और ये यूरोप या अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक ऑफेंस तस्वुर किया जाता है, और किसी बंदे के पार्ट पे एक बड़ी इनसेंसिटिविटी तस्वर की जाती है। तो ओवरऑल ऐसे लगता था कि जैसे उससे ज़्यादा इंतहा पसंद या एक सख्त सोच रखने वाला कोई ईरानी पैदा नहीं हुआ। तो अहमदी निजाद को 2 दफ़ा सदर रह चुके हैं। अभी जो खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम में, वो ये खबर आई है कि अहमदी निजाद वाज अ ट्रोजन हार्स, कि अहमदी निजाद वो शख्स था कि जो अभी जो अमेरिका अपने ईरान पर अटैक किए और उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद किया, तो जो जिस बंदे पे उन्होंने बेट लगाई हुई थी कि वो बंदा इक़्तिदार संभालेगा, वो अहमदी निजाद था। इसका मतलब ये है कि अहमदी निजाद उनसे मिले हुए थे। अब इस बात को कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा बकवास है, गलत है। मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन बयान कर दूं, अगर आपके पास टाइम हो आपको बता दूं, ताकि आपको आप भी खुद भी अंदाज़ा लगा लें। एक तो ये है कि अहमदीन नजाद जब दूसरी दफ़ा सदर बने, और वो मेरे ख्याल 2013 तक सदर रहे हैं, जो दूसरी टर्म थी उनकी 2013 में शायद ख़त्म हुई है, 12 या 13 में। तो जब दूसरी दफ़ा सदर बने तो उस टाइम उनके जो इनकलाबी क़्यादत है उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे। पहले यही इनकलाबी क़्यादत उनकी बहुत बड़ी सिफारशी थी, उनके लिए बाकायदा उन्होंने उसको इंडोर्स किया था कि ये हमारा बंदा है। लेकिन यह है कि बाद में उनके दरमियान फासले बढ़ते गए, और वो जो इनकलाबी क़्यादत है उसको भी क्रिटिसाइज़ करते, वो करप्शन को क्रिटिसाइज़ करते कि हमारे जो सिस्टम है या जो हमारी क़्यादत है, टॉप लीडरशिप है, या जो पासदारान इनकलाब है, इधर करप्शन बहुत है, कोई इस तरह की बातें करते थे। उसके बाद वो एक तरह के आउटकास्ट, अछूत बनते गए। अहमदी निजाद ने 2-3 दफ़ा बाद में सदारत का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसको नहीं, इजाज़त ही नहीं दी गई। ये बाज़ का तो होता है ना कि वो बंदा आप इसको लड़ने दें, नहीं कि आप उसको कहें नहीं चलो जी आ जाओ, इन्हें केड़ा जित जाना है। लेकिन अगर आप किसी को इजाज़त ना दें तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये बंदा, इसमें इतना पोटेंशियल है या ये अवाम में इतना पॉपुलर है कि ये इलेक्शन जीत सकता है। तो लिहाजा वो 2-3 दफ़ा उसने कोशिश की, उसको इलेक्शन में एंटर ही नहीं होने दिया। उन्होंने कहा जी कि जो शराइत एक कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए ये उन पर पूरा नहीं उतरता। अब उसके बाद अहमदीन निजात पर एक नज़र रखी जाने लगी, एक गैर महसूस तरह का उसका हाउस अरेस्ट या उसके अंडर सर्विलेंस रहने शुरू हो गए। कोई तकरीबन 2017 से आनवर्ड ये सिलसिला चल पड़ा। अब उस दौरान अहमदीन निजात अचानक उनकी कोई हरकतें, जो इनकलाबी क़्यादत है उसको बड़ी मशकूक नज़र आती हैं। कि 2023 में ग्वाटेमाला एक कंट्री है, उधर से एक इनविटेशन आता है उनके वज़ीर माहौलियात की तरफ से, और वो कहते हैं जी कि हम अहमदीन निजात को इधर बुलाना चाहते हैं। अब ग्वाटेमाला वो कंट्री है कि जो इसराइल के बहुत करीब समझा जाता है। अहमदीन निजात एयरपोर्ट पर जाते हैं और इनको जहाज़ पर चढ़ने नहीं दिया जाता, यानी कि जो गार्ड हैं उधर रोक लेते हैं, जिधर इधर नहीं, पाकिस्तान जो एयरपोर्ट पर बंदा रोक लेंगे ना जिन्होंने ना जान देना हो, तो उधर जो है आप समझें कि उधर कोई इंटेलिजेंस वाले जो हैं उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी कि देखें ग्वाटेमाला जो है, यानी कि उधर तो इसराइल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हमें आपकी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, यानी कि उधर हो सकता है आप पे को अटैक कर दे, आपको शहीद कर दे। अहमदी निजाद वाज सो एडमेंट, वो चाहते थे कि हर सूरत में मैं जाऊँ। उसने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी की फ़िक्र ना करें, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे जा रहा हूँ, आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहमदी निजात को उधर एक इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। अहमदी निजात के फरिश्तों का भी इन्वायरमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि उसकी जो वजह शहरत है वो ये है कि वो यहूदियों को यहूदी मुखालफ या अमरीका मुखालफ, ये उसकी वजह शहरत थी। इन्वायरमेंट का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जी अहमद निजाद उधर हो के आ जाते हैं। अब अगले साल उनको हंगरी में बुलाया जाता है। हंगरी कंट्री में उनका जो कैपिटल है बुडापेस्ट, उधर बुलाया जाता है। उधर की एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में कोई 1 महीना पहले नितिन याहू को
इनवाइट किया जाता है और उनको ज़्यादा डिग्री दी जाती है और फिर बाद में अहमदी निजाद को उधर बुलाया जाता है। अब जो हंगरी है वो ऐसा कंट्री है, या उनकी जो अभी तक उनका प्राइम मिनिस्टर था, अभी तो इलेक्शन हो गया, चेंज हो गया, जो पहले वाला प्राइम मिनिस्टर था जो चंद महीने पहले तक, वो बंदा नेतन्याहू के बहुत करीब तस्वर किया जाता था। नेतन्याहू हंगरी को अपना दूसरा घर समझता था। तो यानी कि उस कंट्री का बुलाना, और अगेन वो किस पे बुला रहे हैं जी, हमने इन्वायरमेंट के हवाले से बात करनी है कि अगेन अहमदी निजात का इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर उन्होंने एक साल बुलाया, फिर अगले साल बुलाया। तो इधर भी जो इनकलाबी क़यादत है वो इस लिहाज से इन पर शकूक शुबात होते थे। आई डोंट नो कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी कि जिस पे कोई उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट कर पाते या जो भी था, लेकिन यह है कि वो यानी कि अहमदी निजात पे एक उसके गिर्द जो है रस्सा फंदा सख्त होता गया। जो इस साल के शुरू में जब अमेरिका ने हमला किया, तो हमला करने से पहले उधर को एहतजाज हो रहे थे, और उस दौरान भी इन्हें लगा कि अहमदी निजात जो है इस एहतजाज को मज़ीद हवा दे सकता है। इन्होंने अहमदी निजात को हाउस अरेस्ट कर दिया। अहमदी निजात से यानी कि उस पर हाथ से नज़र रखी जाने लगी, उससे फ़ोन भी उसका ले लिया गया, और उसके घर के बाहर जो है वो पासदारान इनकलाब के गार्ड जो हैं उस पर खुसूसी नज़र रखी हुए थे कि कौन इसके पास आता है और कौन जाता है। इसका मतलब यह है कि फ़ोन से भी उन्हें लग रहा था कि शायद ये किसी के साथ राब्ते में है। और जब अभी ईरान में तेहरान में अटैक हुए, तो उस दौरान अहमदी निजात के घर के वो एक पहले ख़बर आई कि उसके घर पर भी हमला हो गया है। ये मेरे ख्याल किसी अपार्टमेंट में रहता है या घर में रहता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि उसके बाद कोई, यानी ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रैल में अटलांटिक मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें स्टोरी आई थी कि ये जो उधर बमबारी हुई थी वो असल में जेल ब्रेक ऑपरेशन था। मतलब ये था कि अहमदी निजात को उधर से निकालना है। उसके घर के बाहर जो हैं वो पासदारान इनकलाब के गार्ड थे, और यानी कि वो उधर से उसको निकालना चाह रहे थे इसराइली जो है। अब ये ख़बर आ गई है कि अहमदी निजात जो है ये ही वो बंदा है कि जिसका ट्रम्प जिक्र करता होता था कि हम जो है यानी कि इनसे कोई अच्छे लोग जो हैं उनको चाहते हैं कि उनको आगे लाया जाए। अहमदी निजात ने को 2019 में ट्रम्प के हक़ में भी बयान दिया था कि हमें, ट्रम्प जो है अच्छा आदमी है, हमें इसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई इस तरह की बातें। अब इस सारे तनाज़र में ये ख़बर का आना कि अहमदी निजात ही ट्रोजन हार्स था, मुझे तो बड़ी प्लाजिबल लगती है। अब जो है यानी कि हर बंदा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ख़बर को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना देखूँ, उसको यानी कि दुनिया को ऐसे ही देखें जैसे होती है। और इंसान जो है ना बड़ी गहरी चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है समझना। कई लोगों का ये ख्याल है कि अहमदी निजात जो हैं वो इतनी देर उन्होंने पूरी ज़िंदगी एंटी अमेरिका रहे, तो क्या यानी कि अभी वो चेंज हो जाएंगे, क्या उनके लिए आसान था? इंसान बहुत ही डीप है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। अहमदी निजात को इतनी दफ़ा जब सदर नहीं बनने दिया गया, तो हो सकता है वो इंतकाम के आग में झुलस रहे हों, और उनका जो ये गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। उसने कहा कि मैं हूँ दूजी पासे में रल के तो एक बारी मैं फारग करांगा, क्वाइट लाइकली। और दूसरा, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? तो मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि इस टाइम जो सीरिया का सदर बना हुआ है बंदा, ये पहले दाइश का हिस्सा था। कोई बंदा सोच सकता है कि एक बंदा जो दाइश का हिस्सा रहा हो, अलकायदा का हिस्सा रहा हो, वो बंदा सदर बन जाए, और अभी वो टाई शे लगा के तो अमेरिका में जाके सदर ट्रम्प के साथ मिलता हो, और वो इसराइल के साथ भी टॉलरेंस रखता हो? तो लिहाजा लोगों के एम्बिशंस जो हैं उनकी आइडियालॉजी पर हावी आ जाते हैं। एनीवे, द ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन ये ख़बर बहुत इंट्रीगिंग है और मुझे प्लाजिबल लगती है। यानी कि मुझे कम से कम ये समझ आती है ख़बर। कई लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ डूएबल। ऐसा हो सकता है कि अहमदी निजात उनके साथ मिल चुके हों। आगे ये है कि क्या ख़बर उनको ऐसे टाइम पे चलानी चाहिए थी, ये नहीं चलानी चाहिए थी। जो जर्नलिस्ट है वो, उसके लिए तो ख़बर से ज़्यादा अहम चीज़ को नहीं होती, और वो चाहता है कि जब लोग उसको सुनना चाहते हैं उस टाइम वो चलाए। बाकी जो उसको देने वाले हैं उनके हवाले से मैं अगर देखूँ तो मुझे टाइमिंग बड़ी एक अहमकाना किस्म की लगती है कि अगर अहमदी निजात आपके साथ मिला हुआ भी था, तो आपने ये ख़बर दे के, तो आपने अहमदी निजात के साथ कौन एहसान किया? अब मुझे नहीं लगता जो उसके बारे में ख़बर आ गई है, अब अहमदी निजात दा किया देने के कख ना रहा दे पले। हो सकता है कि इसी बुनियाद पे का जो जासूसी के इल्ज़ाम में अहमदी निजात को हैंग कर दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनीवे ये ख़बर बड़ी जो है ना इंट्रीगिंग है। अब एक और ख़बर मैं पढ़ी, वो भी बड़ी इंट्रीगिंग है, इतनी तो नहीं लेकिन यानी कि है वो भी कमाल की खबर। वो मैंने ख़बर पढ़ी थी कि यूएई ने एक स्विट्ज़रलैंड की एक फ़र्म से कोई मुआहदा किया है या इंगेज किया, उनको हायर किया है, जिसके ज़रिए यूरोपियन मुस्लिम्स को एक्सट्रीमिस्ट करार देना है। कमाल।
कोई समझ आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि एक मुसलमान मुल्क है, उसने एक पब्लिक रिलेशन फर्म के साथ एग्रीमेंट किया कि आपने कुछ लोगों से आर्टिकल लिखवाने हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी है कि यूरोप में जो मुसलमान हैं उनको आपने एक्सट्रीमिस्ट साबित करना है। अब ये बात जो है कोई इसराइल वाला कर रहा हो या कोई और गैर मुसलमान कर रहा हो तो उसकी समझ आती है, यूएई की समझ नहीं आती। अब जो है जिधर से समझ आती है कि वो कर क्यों रहे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनके आपस में भी बड़े मसाइल हैं। जो अरब ममालिक है, हमें तो दूर से ये लगता है ना कि सारे बस भरा ने कि एक दूजे ने मिल के तो चुमना शुरू कर देंगे ने। इनके आपस में बड़े मसाइल हैं। यूएई के जो सऊदी अरब के साथ भी मसाइल हैं। ज़रा सऊदी अरब को बड़ा समझते हैं, उससे ज़रा पंगा डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन जो निके ने वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो यूएई का कतर के साथ भी मसला था। कतर का आपको पता है पहले एक दफ़ा नाकाबंदी हुई थी। कतर पर एक इल्ज़ाम ये है जी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। मसलन मुस्लिम ब्रदरहुड वाले जो हैं इजिप्ट में उनको सपोर्ट करता है। तो जब कतर के बाइकाट हुआ था, सऊदी अरब ने किया था, मिस्र ने किया था, बहरीन ने किया था, यूएई ने किया था। फिर बाद में कुछ 4-5 साल बाद उसका बाइकाट ख़त्म किया। सब की वजूहात अलग अलग थी कि वो क्यों उसका बाइकाट उन्होंने किया। अब यह है कि यूएई ने जो फर्म इंगेज की हुई है उसका मकसद ये है कि जो कतर से एफिलिएटेड लोग हैं और जो मुस्लिम ब्रदरहुड से एफिलिएटेड लोग हैं, या इनके ये है कि कोई बंदा जिनका उनके साथ रबता है, हमने उनको इंतहा पसंद करार दिलवाना है, ताकि ये एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रहे थे। और इस दौरान इन्होंने एक नीदरलैंड की एक मेरे ख्याल इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, वो कोई अरब ओरिजिन की है, उस पर भी कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगवा दिया। किसी जर्नलिस्ट ने कोई आर्टिकल लिख दिया, फिर बाद में उसने अपोलोजाइज़ किया। फिर एक और ख़ातून है इनकी जो कि मेरे ख्याल लेबनीज़ है, सिंगर है वो, और सीरिया की है या लबनान की है, वो उधर की फ्रांस में रहती है। उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बड़ी लिंक्ड है, तो यानी कि उसको बड़े चैलेंजेस आए। तो अभी ये उधर के कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये एक इन्वेस्टिगेशन किया और काफ़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को, इस नेटवर्क को अनमास्क किया है। तो मेरे लिए ये वैसे बड़ी हैरान की बात थी कि किसी एक दूसरे पे कोई और इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई यानी कि कोई कमर्शियल, पॉलिटिकल, इस तरह का कल्चरल, कोई इस तरह का होता। इन्होंने उल्टा क्या किया, इन्होंने यानी कि उनको एक दूसरे को ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं तो बड़ा लिबरल, ये है बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये इस ईरान जंग के दौरान ओवरऑल जो ये अरब ममालिक हैं, इनकी लड़ाई जो है वो भी सामने आ रही है। अब तीसरा आज अमरीकी यूनिवर्सिटियों पे। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में एक बड़ा एक पैटर्न, बड़ा एक कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है आजकल, और वो ये है कि उधर स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई के बड़े ख़िलाफ़ हो गए हैं, एआई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम लोग भी ख़िलाफ़ हो गए हैं, वो भी स्टूडेंट भी ख़िलाफ़ हो गए हैं। वजह क्या बनी है कि वजह ये बनी है कि उन्हें लग रहा है कि एआई उनकी जॉब ले जाएगी। अब मैं देख रहा था कि उधर कोई एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, और उधर कोई जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो बात कर रही थी, और उसने कहा कि एआई का जो रेवोल्यूशन आ रहा है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ा है। तो उधर बू बू होना शुरू हो गई। अब यह है कि मैं एक सोच रहा था कि क्या ये, चलें जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी अलग बात है, क्या ये जो स्टूडेंट हैं इस एज में जब ये खुद पढ़ रहे हैं, तो क्या इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि नई चीज़ें, नई स्किल सीख सकें? या अगर ये एहतजाज करते रहेंगे तो इनकी खाम ख्याली है कि इस वजह से एआई जो है वो रुक जाएगी क्योंकि अमरीकी स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा देर इस चीज़ को रोक नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल एआई की जो अडाप्शन बढ़ेगी, बहुत सारे सेक्टर्स में चैलेंजेस आएंगे, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, एक इंस्टेबिलिटी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल जो है यानी कि यही है कि मैं जो इसका हल समझाऊँ, और मैं आपको वो हल बता रहा हूँ जो कि मैं ख़ुद अप्लाई भी कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं एआई को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी एआई को सीखें, ये अभी टाइम है, जल्दी है। यानी कि आप ये ना समझें जी कि 2-3 माह हो गए, 2-3 साल हो गए हैं इसको आए हुए। हो सकता है कि 10 साल बाद आप कहेंगे यार हमको इसको 2026 में सीख लेते तो बेहतर था। तो खुदा रहा इसको सीखें, चीज़ों से डरते नहीं हैं। जब चैलेंजेस आते हैं ना तो लुक इनटू द आइज़, स्टेयर एट देम, ठीक है, यानी कि उनसे भागे ना। चैलेंजेस उधर रहते हैं, हकायक आपकी आंखें बंद करने से बदलते नहीं हैं। अपने बच्चों को भी एआई सिखाएं, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग करें, एआई का मुस्बत इस्तेमाल करें। सिर्फ यही नहीं है कि जिधर अपना दिमाग भी आउटसोर्स कर दिया कि आपको कुछ सोचना ना पड़े। एआई से कोई एक थाटफुल क्वेश्चन पूछें, एआई से कुछ चीज़ें नई सीखें। एआई आपको अभी ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं होती, आप एआई पे बैठ जाए मैथ लेके,
उसको पूछें कि ये चीज़ कैसी हुई है, ये की चीज़ कैसी हुई है। राती तो कोई 4 बजे ख्याल आए तो उसको बिठा लें। ट्यूटर आपको हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, एआई आपको हर टाइम अवेलेबल है। तो इसका मस्बत इस्तेमाल करें, जिससे आपका दिमाग भी काम करता रहे और आपके पास स्किल सेट भी हो। और ये एक अच्छा मौका है इस तरह के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। ये अमेरिकी जो है ना, ये जो स्टूडेंट हैं, मुझे इनका कोई मुस्तकबिल अच्छा नहीं लगता, जो कि स्टूडेंट हो के तो बजाय इसके कि वो चीज़ों को सीखने के वो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी जिससे मुआशरे को बेनिफिट होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक बेहतरी आ रही है, आपने सुना होगा कि फ़ोन के खिलाफ लोग कितनी बातें कर रहे होते हैं, फ़ोन आ गया यानी कि फ़ोन नहीं सुनाते तो इंज होंदा सी, तो इंज होंदा सी, ये हो गया। मैं सोशल मीडिया की कई दफ़ा बात कर रहा होता हूँ, लेकिन क्या हमने छोड़ दिया सोशल मीडिया इस्तेमाल करना? क्या हमने फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकता, मैं बुरा भला उसको कहता रहूँगा। इन लोगों ने भी जो एहतजाज कर रहे थे, ये ख़ुद भी एआई इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन साथ बुरा भला कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमें जॉब्स नहीं मिल रही तो हम अपने स्किल सेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, आप ज़रूर सोचें, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें और एआई के से आने वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। जॉब्स ख़त्म नहीं होगी, जॉब्स की नेचर बदल जाएंगी। जो जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके रेलिवेंट जॉब्स आती हैं। तो अपने आप को इस काम के लिए तैयार करें, इससे डरना नहीं है। चौथा ये है कि हमने राजा परवेज़ अशरफ के बारे में, खैर मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम नहीं लिया था, चलें अभी मेरे मुंह से निकल गया कि कल हमने वो पिंकी के हवाले से बात की थी कि उसने किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिया है। आज राजा परवेज़ अशरफ ने पार्लियामेंट में बताया जी कि उन्हें मेरा नाम लिया सी, और उन्होंने कहा जी कि वो मैंने सुना है। फिर बाद में मैंने देखा कि उसके वकील ने कहा जी कि उसको पिंकी कह रही है जी कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया जाए। अच्छा, ये बात मुझे वैसे ही बड़ी ब्लफ लगती है कि राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी का है, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। वो पीपल्स पार्टी वाले क्यों चाहेंगे कि पुलिस के ज़रिए प्रेशराइज करें कि तुम जो है राजा परवेज़ अशरफ का नाम लो। इससे मुझे ये भी लगता है कि जो पहले उसने कहा जी कि मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान का नाम लो, कि वो भी मेरे क्लाइंट में शामिल था, मैं नहीं लूँगी, वो भी मुझे झूठ लगता है। तो ये मेरे ख्याल रोज़ाना की बुनियाद पे वो अपनी दुकान लगा लेती है। जिस तरह भी लोग घबराए घबराए घरों में बैठे होते हैं, तो आज राजा परवेज़ अशरफ भी कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जिससे ये ना हो कि सोशल मीडिया एक अपना फ़ैसला दे के तो घरों घर जाके सो जाएं और हम अपनी वजाहतें देते रहें। तो मैं ये बात पहले भी करता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई रेगुलेशन की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का आप कुछ नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी आएगी आएगी, आपने ये देखना है कि कितना इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा लेना है, और इससे नुकसान कितना हो रहा है उसको हमने कम कैसे करना है, उसके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, और मेरी तरफ से जवाब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।